दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होता है उसके बारे में। यहाँ पर हम डेफिनेशन के साथ साथ उसके जो भी प्रकार होते हैं वो भी समझेंगे, चित्र के साथ में समझेंगे। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक रहते हैं तो आज आपको जो ये पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट है, कभी पूछते हैं सीधा कब होगा, उल्टा कब होगा, ठीक है। आप जब 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की बात करते हैं वो क्या होता है जो दिया गया, उसके बाद अगर हम जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन की बात करते हैं वो क्या होता है, इस पूरे ड्यूरेशन में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी का अभिनंदन है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जहां पर फ्री पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। हार्ड कॉपी नोट्स भी हमारे द्वारा दिए जाते हैं, जो आप इस तरीके से जो नोट्स हैं वो प्रिंट आउट निकलवा के हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आप संपर्क हमसे कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए 80 81 74 37 34 पर। बात कर लेते हैं दोस्त। जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इसमें जो जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 टाइप इसके देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका संख्या पिरामिड है, दूसरा बायोमास पिरामिड है, तीसरा ऊर्जा पिरामिड है। ये क्या होते हैं? जो चौथा टॉपिक होगा वो जैव आवर्धन होगा हमारा। उसके बाद हम 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले दोस्त, अगर यहाँ पर पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, हम आपको बता दें। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। आप जब फूड चेन की बात करते हो, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या होता है? श्रृंखला मतलब एक सीरीज बन रही हो और खाद्य मतलब खाने से संबंधित। तो आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर में आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स या सोपोषी कह देते हैं। इनको कौन खा रहा होता है? ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो खा रहा होगा। और ऐसे ही आपका यहाँ पर टर्शियरी कंज्यूमर आपको देखने को मिलता है। लास्ट में आपको क्या मिलता है? जिसे हम अपघटक बोलते हैं, जो आपके क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक फूड चेन होता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अगर हम ऐसे ही बात करें तो ये कहते हैं कि एक जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब कितने कुछ आपके, अब जैसे मैं प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करूँ तो प्रोड्यूसर में एक प्रोड्यूसर तो होगा नहीं। पेड़ पौधों में केवल एक पेड़ पौधा तो है नहीं कि भाई आम का पेड़ हो गया बात खत्म, धान का पेड़ हो गया बात खत्म, कई सारे पेड़ हो गए, ठीक है। तो उसमें प्रजातियों की संख्या क्या कुछ है, ठीक है। उनका सकल बायोमास, ये बायोमास क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। और ऊर्जा की संभावना, देखिएगा यहाँ पर ऊर्जा की जितनी भी चीज़ें हैं सुलभता करके लिखा हुआ है, और प्राप्यता मतलब हर एक, अगर मैं स्तर को लेकर के बात करूँ तो प्रजातियों की संख्या, उनका कुल बायोमास कितना होगा, ऊर्जा कितनी होगी। अगर इस तरीके से मैं लेकर के बात करूँ तो आप देखेंगे कि फूड चेन में ह्रास होता हुआ नजर आता है। सीधी सी बात है, आपने 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पढ़ा होगा, तो आप देखते हो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर पर अगर 100% एनर्जी है तो उसका 10% ही आगे जो है वो क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। मतलब आपका यहाँ पर जब मैं बात करूँगा इस स्तर पर तो 10 बचेगा, अगले वाले पर कि इसका 10% जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, अगले में 1 का 10% जाएगा तो कहीं ना कहीं ह्रास यानी कि कमी होती नजर आएगी। बिल्कुल सही है, उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। अब ये जो कमी है, इसी तरीके से उनका आकार जो है कहीं ना कहीं हमें पिरामिड जैसा देखने को मिलता है, इसीलिए इसे हम पारिस्थितिकीय पिरामिड कह देते हैं। तो प्रजातियों की संख्या है, बायोमास है, ऊर्जा है, और यही 3 प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, मतलब अगर मैं बात करूं कि इकोलॉजिकल पिरामिड के कितने टाइप हैं तो यही 3 टाइप होते हैं। अब इनमें जब अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए, कहते हैं कि उत्पादक स्तर पर हरे पौधे जो है वो सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। ये बात तो आप सभी लोग जानते हो कि फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है और उसको ऐसा काम करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ये बात आपको पता है। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। दूसरा पोषण स्तर हो गया, करेक्ट है। अभी अभी जो मैं बता चुका हूँ बिल्कुल वही लिखा हुआ है यहाँ पे। कहते हैं भोजन प्राप्त करते हैं, जो इन पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता, वो प्राथमिक उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। आगे क्या कहते हैं? इसी तरीके से तीसरे पोषण स्तर में शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी आते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके कार्निवोर्स होते हैं। तो आप ये ऐसे समझिए, यहाँ पर जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए, यहाँ पर आपका शाकाहारी हो गया, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा, मांसाहारी के बाद सर्वाहारी आता है, ठीक है, जिसे हम ओमनीवोर बोलते हैं। ये हर्बीवोर है, ये कार्निवोर्स होते हैं, ये ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं? यह क्रम आगे जारी रहता है।
जैविक ऊर्जा की प्राप्ति इसी क्रम में होती है। और हम आपको बता दें कि पारितंत्र में आधार से शीर्ष तक ऊर्जा का प्रवाह इसी क्रम में होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है वो अभी हम आपको बता चुके हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है जो आप अच्छी तरीके से एक चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर उत्पादक देख रहे होंगे, पेड़ पौधे कुछ दर्शाए गए हैं। इनको खाने वाले कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि प्राथमिक उत्पादक में कई सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं। तो देखिए ना, कुछ ऐसे पेड़ हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। अगर मैं प्राथमिक उपभोक्ताओं को लेकर के बात करूँ तो उसमें भी अलग अलग आपके उपभोक्ता आपको नजर आ रहे हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ द्वितीयक उपभोक्ता को लेकर के, जो प्राथमिक को खाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। और सबसे ऊपर तृतीयक उपभोक्ता जो सर्वाहारी होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पर गिद्ध, चील आपको दिखाया हुआ है। आप देखेंगे तो इन सभी से जो रिलेट करता हुआ एक लास्ट स्टेप हमें देखने को मिलता है वो होते हैं डिकम्पोजर्स, जिन्हें हम अपघटक बोलते हैं। और इसमें बैक्टीरिया और फंगस, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया, फंगस, कवक और जीवाणु ही शामिल होते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पिरामिड होता है, बायोमास पिरामिड और एनर्जी पिरामिड करके लिखा है। सबसे पहले बात आती है संख्या पिरामिड की, कि आखिर संख्या पिरामिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे। ये कहते हैं कि इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच संबंध दर्शाया जाता है। जरा समझिएगा, प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं, तो आपको पता है, सीधी सी बात है, प्राथमिक उत्पादक आपके पेड़ पौधे होते हैं और विभिन्न स्तर के उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अलग अलग आपके हो गए, क्या कंज्यूमर्स हो गए। और इनकी संख्याओं के बीच में जो संबंध होता है, चूंकि नाम है संख्या पिरामिड, पिरामिड कैसे बना? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, तभी पिरामिड बना। और अगर उनकी संख्या के बीच में अगर हम दर्शाने लगते हैं तो वो संख्या पिरामिड हो जाता है। अब बात ये आती है कि संख्या पिरामिड आपका अपवर्ड भी हो सकता है और इन्वर्टेड, दोनों प्रकार का हो सकता है। अपवर्ड को सीधा बोलते हैं, इन्वर्टेड को हम उल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि जैसे आपसे अगर एग्जांपल दिया जाए घास पारितंत्र, ग्रास इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो सीधा होने का क्या मतलब है? सबसे पहली चीज़ यही यहाँ पर जान लेते हैं, फिर आपको सीधा और उल्टा सभी का मतलब समझ में आने लगेगा। तो सीधे का मतलब ये हुआ, ये देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि पोषण स्तर के सबसे निचले क्रम पर घासों की बहुलता होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सीधा मतलब कोई चीज़ आपकी कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, ठीक है। और है क्या उसमें, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर संख्या ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम। बात समझ में आ रही है? तो निचले स्तर पर घासों की बहुलता होगी, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की, यानी प्राथमिक उत्पादक की बहुलता होगी। आगे क्या कहते हैं आपसे ये, और उन पर निर्भर जो शाकाहारी हैं और शाकाहारियों पर निर्भर मांसाहारियों की संख्या क्रमशः कम होती जाएगी। जो अभी मैंने गोला बनाया ना, इनकी संख्या ज़्यादा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, कुछ इस तरीके से आपको अगर संबंध देखने को मिल रहा है तो ये चीज़ घास पारितंत्र में आप देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो है, घास पारितंत्र में आपको सीधा जो पिरामिड का प्रकार है वो देखने को मिलेगा, और कारण आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगले पोषण स्तर पर जो है वो जीवों की संख्या घटती जाती है। उल्टा होने का मुख्यतः यही कारण है, माफी चाहेंगे, सीधा होने का मुख्यतः यही कारण है। समझ में आया? इसके विपरीत वृक्ष बाहुल्य पारिस्थितिकी तंत्र और अपरद पारिस्थितिकी तंत्र करके इन्होंने बोला हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम वृक्ष बाहुल्य पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं वहाँ पर हमें ये जो नंबर सिस्टम है वो उल्टा यानी इन्वर्टेड नज़र आता है। उसमें कारण क्या है? तो उसमें वृक्षों की संख्या कम होती है। देखिए इन्होंने बताया हुआ है, लिखा है, वृक्षों की संख्या कम होने के बावजूद अपने आवास और भोजन के लिए उन पर निर्भर पशु पक्षियों की संख्या अत्यधिक होती है। अब ये जो है आपके कम हो गए, ये ज़्यादा हो गए, ये ज़्यादा हो गए, ये और ज़्यादा हो गए। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं उल्टे पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाएगा। बात समझिए दोस्त। कहते हैं आपसे कि इस तरह अपरद खाद्य श्रृंखला में हजारों अपघटक किसी एक मृत पौधे या पशु से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं यहाँ से देखने को मिले। फिर बात आती है सीधा, एक अलग से इन्होंने इन्वर्टेड और अपवर्ड जो नंबर सिस्टम है उसको बताया हुआ है, ठीक है, कि आखिर है क्या। कुछ उदाहरण तो आपने देखे ही देखे। ये कहते हैं जब हम सीधा संख्या पिरामिड की बात करते हैं तो बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती जाती है। ये बात क्लियर है ना, कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर उनसे कम, सेकेंडरी उनसे कम, टर्शियरी सबसे कम, ठीक है। इस प्रकार पिरामिड का जो आधार है वो अत्यधिक चौड़ा होगा और शीर्ष अत्यधिक नुकीला होगा। अब सीधी सी बात है, कुछ इस तरीके से आपका जो है पिरामिड अगर बना हुआ है तो यहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है, फिर ये कम हुए, फिर कम हुए, फिर कम हुए, तो ये कमी को ही तो दर्शा रहा है जो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो।
घास के मैदान और तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है। तो भाई तालाब पारितंत्र पहली चीज़, दूसरा घास का पिरामिड, दोनों मिले आपको, और दोनों में ही आपको अपवर्ड नंबर सिस्टम यानी सीधा संख्या पिरामिड यहीं से पूछ लिया जाता है कि तालाब पारितंत्र में उल्टा होगा कि सीधा होगा, घास वाले में सीधा होगा कि उल्टा होगा। ठीक है, फिर बात आती है इन्वर्टेड नंबर सिस्टम। इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है, जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए आप उसका। तो ऐसे पिरामिड वनों में पाया जाता है। अब जरा समझिएगा, इसमें ये पिरामिड जो है वन में होते हैं, जहाँ वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। अब सीधा सा है कि पेड़ पौधा, कोई एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, आपने ये समझा वन पारितंत्र कहीं लिखा हुआ है, उल्टा होगा। कैसे होगा, ध्यान रखिए। एक पेड़ है, आम का पेड़ बहुत बड़ा सा लगा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए कि आम के पेड़ पर क्या एक ही पक्षी आएगा? ऐसे में ऐसा नहीं होगा ना, आपके उसमें सैकड़ों हज़ारों पक्षी जो है हो सकता है उस पर लदे हों। किस लिए? आम का फल खाने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर जब हम शाकाहारी की बात करते हैं, उन वृक्षों का आकार बड़ा होने के कारण उन पर जो डिपेंडेंसी होती है प्राइमरी कंज्यूमर की, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा होती है। यह पिरामिड आधार पर नुकीला होता है और शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा होता है। अभी चित्र आगे भी मिलेंगे आपको जहाँ से और अच्छे से समझेंगे आप। ठीक है, आगे कहते हैं, किसी भी पारितंत्र के पोषण स्तर की संरचना का वास्तविक चित्रण करने में संख्या पिरामिड का जो है उतना कारगर नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये कारगर क्यों नहीं होता? पोषण स्तर की अगर हम संरचना कर रहे हैं कि किस स्तर पर कितने जीव मिलेंगे, तो ये कहते हैं कि संख्या पिरामिड इतना सही नहीं है। कारण ये है कि जीवों की संख्या गिनना जो है वो संभव नहीं है। आप जानते हो कितने पक्षी हैं, कैसे गिनोगे आप दोस्त? ठीक है, इसीलिए इन कमियों को दूर करने के लिए एक जैव भार पिरामिड जो है वो देखने को मिला। तो बात आती है जैव भार पिरामिड की। अब संख्या के पिरामिड को हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखे हैं कि एक एक चीज़ों को आज ही आप इस वीडियो से, एक ही वीडियो से आपको समझ में आ जाए, भले आपको 20-25 मिनट यहाँ पर देना पड़े। ठीक है, एक चारागाह, जरा समझिएगा, मैं पहले पॉइंट को पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। एक चारागाह और तालाब में संख्या का पिरामिड लगभग एक जैसा सदैव सीधा होता है, जो अभी अभी मैं आपको बता के आया हूँ। भाई ग्रासलैंड चारागाह बोल सकते हो, तालाब, दोनों में मैंने बोला सीधा होता है। इसमें आहार श्रृंखला के तहत बढ़ते पोषण स्तरों में जीवों की संख्या में कमी होती है। बहुत अच्छी बात है भाई, नीचे आपका चौड़ा होगा, ऊपर नुकीला होता जाएगा। फिर क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या उत्पादकों यानी जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन, अभी मैं पढ़ा रहा था रात के 9 बजे वाली क्लास में, तो बच्चों का सवाल था फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, तो आप जरा गौर करिएगा। कहते हैं जब हम उत्पादकों में ही ये शामिल होते हैं, जैसे पौधे हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो आपके पानी के अंदर वाले हैं की होती है। फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता उनसे कम होते हैं और द्वितीय श्रेणी उससे भी कम होंगे, तीसरे वाले सबसे कम होंगे। ये बात क्लियर है। वन पारितंत्र की स्थिति कुछ भिन्न होती है, बिल्कुल वही चीज़ है आपका। यहाँ पर वृक्षों का आकार बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन संख्या कम होती है। अब वृक्ष बड़े हैं तो संख्या कम होगी, सीधी सी बात है। तो एक वृक्ष पर अनेक पक्षी उस पर आते हैं आहार प्रदान करने के लिए, ये भी करेक्ट है। पक्षियों की संख्या ज़्यादा होती है, वृक्ष एक है, एक अनार 100 बीमार, बिल्कुल वही वाली बात। तो इनके में आधार नुकीला होगा और फिर पोषण स्तर 2, 3, 4 पर ये जो है क्या होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। ठीक है, आगे आपसे क्या कहते हैं, ये यदि किसी भोजन श्रृंखला में परजीवियों की संख्या का पिरामिड बनाया जाए तो ये सदैव जो परजीवी होते हैं आपके पैरासाइट प्रकार के, वो सदैव उल्टा होता है। जैसे एक एकल वृक्ष बहुत सारे शाकाहारियों यानी पक्षियों आदि को भोजन प्रदान करता है, पक्षी बहुत सारे परजीवियों जैसे जू हैं, खटमल आदि को भोजन प्रदान करते हैं। फिर जू और खटमल जो है वो बहुत सारे उप परजीवियों की बात की जाए, जैसे जीवाणु और कवक, उनको आहार प्रदान करते हैं। तो इसमें जो आपका संख्या देखने को मिलेगा वो हमेशा उल्टा देखने को मिलेगा। बात समझ में आई दोस्त? कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, कुछ इस तरीके से। फिर बात आती है यहाँ पर बायोमास पिरामिड की। ये क्या है, आपसे कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के, अब देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में संबंध क्या है। जब आप 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं को जब आपस में आप मिला देते हो तो वो खाद्य जाल बन जाता है। ठीक है, फूड चेन को मिला करके फूड वेब बनता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंप्यूटर का कनेक्शन नेटवर्क कहलाता है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मिला करके आप नेटवर्क तैयार करते हो और कई सारे नेटवर्कों का समूह इंटरनेट कहलाता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये क्या कहते हैं कि समस्त जीवों के सकल भार को, समझिएगा, जो समस्त जीव हैं उनका भार क्या है उसको दर्शाने के लिए हम बायोमास पिरामिड को यूज़ में लेकर के आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर क्या करते हैं, उनके भार को हम शामिल करते हैं। सकल ग्रॉस वेट करके है यहाँ पे,
ग्रॉस बायोमास जो भी आप कह लो। कहते हैं कि बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रायः प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित करके उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर शुष्क भार के मापन को लेकर के बात की हुई है। किसमें? जितने भी मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर कई सारे हैं, उनका जो शुष्क भार होगा उसको ही लेकर के हम मेजर करेंगे और फिर बोलेंगे कि ये एक बायोमास पिरामिड का एक लेवल है, पिरामिड में एक लेवल है। ठीक है, ओके। इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या जो है वो दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी पोषण स्तरों, कहते हैं इसमें इस पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है और बायोमास को हम लोग ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। ये चीज़ बताई हुई है, तो इसे भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। ओके, तो बात आती है, हमने कहा यार थोड़ा सा बायोमास पिरामिड के बारे में यहाँ पर थोड़ा एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो आप सीधा बायोमास पिरामिड कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो आप जानते हो भार को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले मैंने कहा उत्पादक। अब जब सीधा है तो सीधी सी बात है, नीचे का भाग चौड़ा होगा, ऊपर नुकीला होता जाएगा। ये बात अभी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर अगर उसका भार जो है 1000 किलोग्राम है, ऊपर उसका 100 ग्राम मान लीजिए बचा, फिर 10 ग्राम बचा, फिर 1 किलोग्राम बचा। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर 10% आपका जो है कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर शाकाहारी प्राथमिक मांसभक्षी हैं और यहाँ पर आपके जो है वो शीर्ष मांसभक्षी करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि संख्या के बजाय भार को जो है वो प्राथमिकता दी गई है। कहते हैं स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है और शीर्ष पर एक जो है लघु पोषण स्तर होता है। बिल्कुल सही है, ये तो कोई नहीं, आपने बोला कि शुरुआत कहाँ से होती है? प्राथमिक उत्पादकों से होती है, कोई समस्या नहीं है। फिर बात आती है कि उल्टा बायोमास पिरामिड हमें कहाँ मिलेगा। देखिएगा, अभी मैंने कहा था आपको चित्र से बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। तो चित्र आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि निचला सिरा नुकीला है, ऊपर चौड़ा है। सीधे वाले में निचला चौड़ा था, ऊपर नुकीला था। ठीक है, तो जलीय पारितंत्र में जो है बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर जो उत्पादक होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको संख्या में कम देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा, मैंने कहा था ना कि बायोमास को किस में मेज़र करते हैं? तो ग्राम प्रति मीटर क्यूब में। अब यहाँ पर 4 ही है, यहाँ बढ़ गया 8 हो गया, यहाँ हो गया 12 हो गया। ठीक है, और आपने देखा उत्पादक ये हैं शाकाहारी और फिर मांसभक्षी या मांसाहारी की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने वन पारिस्थितिकी तंत्र, वन संख्या पिरामिड आपने पढ़ा था। इसमें कहते हैं कि आधार जो है छोटा होता है। चलिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। कहते हैं इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। अब इसे कैसे देखा जा सकता है, जरा इसको समझिएगा। ये क्या कहते हैं कि किसी चारागाह या वन पारितंत्र में जैव मात्रा पिरामिड स्वाभाविक रूप से जो है वो सीधा मिलेगा आपको। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि अभी चारागाह और वन पारितंत्र की जब हम बात करते थे, यहाँ पे सीधा है, क्योंकि बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों की सकल जैव मात्रा कम होती जाती है। ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर वो संख्या जो है कम होती जाती है, अर्थात आधार चौड़ा और ऊपरी भाग पतला होता जाता है। एक एक चीज़ों को बताया हुआ है, समझिएगा। एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है, जब हम वन पारितंत्र में बात करते हैं तो आपने संख्या पिरामिड में देखा कि उल्टा था। यहाँ वन पारितंत्र में जैव मात्रा पिरामिड की बात करते हैं, बायोमास पिरामिड की बात करते हैं तो सीधा होता है। ये चीज़ थोड़ा सा अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ संख्या की बात थी, यहाँ पर बायोमास भार, शुष्क भार को लेकर के बात की गई है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, बाकी तालाब पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड जो है वो उल्टा आपको देखने को मिलेगा। वही चीज़ बताई हुई है कि उल्टा क्यों होता है, तो उसका कारण यहाँ पर पूरी तरीके से लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे दोस्त, और यहाँ पर जो तीसरा टाइप दिया हुआ है वो है ऊर्जा पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। देखिए, ये चीज़ें आप जब तक एक बार आप पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको अलग से चीज़ों को लिखना पड़ेगा। आप अपने नोट्स बनाइए, इसको आप जब तक लिखेंगे नहीं ना, वन पारितंत्र करके अलग से आप अपना जो है, जब हम तालाब पारितंत्र की बात करते हैं, जब हम आपके ग्रासलैंड पारितंत्र की बात करते हैं, तो अलग अलग जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ये चीज़ लिख एक बार सही से अगर आपने पढ़ लिया तो फिर हमेशा चीज़ें जो है आपके जहन में बैठी रहेंगी, दिमाग में रहेंगी। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए, देखिए, अगर एक्टिविटी की हम बात करें तो सीधी सी बात है यार, कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसीलिए तो कार्यात्मक लिखा है। आपको काम करना है, भोजन पेट में नहीं है, भूखे हो तो पहले तो भोजन की व्यवस्था करोगे ना, उसके बाद ही बाकी काम होगा।
ये कहते हैं सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो ऊर्जा पिरामिड से ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्राथमिक उत्पादक में किस तरीके से चित्र। प्राथमिक उत्पादक सीधी सी बात है वो अपना भोजन बनाते हैं, कैसे सौर ऊर्जा से बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा वाली बात दिखाई गई है। उनसे प्राथमिक उपभोक्ता हैं आपके, द्वितीयक उपभोक्ता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। आपने देखा यहाँ 100 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ पर आपका उससे कम, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0.01 लिखा है। ये 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। क्या है? 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। प्राथमिक उत्पादक में सबसे ज़्यादा शुरुआत वहीं से होती है, उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी उनको हमने खाया। प्राथमिक जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं उसको हमने खाया। ठीक है, मतलब जो भी शाकाहारी जीव है, शाकाहारी को मांसाहारी ने खाया और मांसाहारी से आपके सर्वाहारी पर चले गए। तो सर्वाहारी पर देखोगे सबसे कम एनर्जी होगी और जो प्राथमिक उत्पादक होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या स्वपोषी, उन पर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा मात्रा हमें देखने को मिलेगी। चलिए आगे यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं यहाँ पर होने वाली ऊर्जा को भी दिखाया गया है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। देखिए ये बात लिखी हुई है, एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यहीं से सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं जो क्लास में करवा रहा था कि सदैव सीधा होगा, कारण ये आपका यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल होता है। मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर से ऊर्जा आपकी टर्शियरी कंज्यूमर की तरफ जा रही होती है। बात समझ में आ रही है? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है। तो ऊर्जा इसी दिशा में जाएगी, उल्टा बिल्कुल नहीं होगा। आप ये कह सकते हो नीचे का भाग चौड़ा, ऊपर का भाग कम। ठीक है, अभी अभी चित्र मैंने ऊपर आपको दिखाया था, वही है ना आपका, नीचे का चौड़ा ऊपर का कम, नुकीला जिसे बोलते हैं। ओके, इसमें आगे क्या बोलते हैं ये कि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ ना कुछ भाग जो है वो आपका क्षरण होता है, नुकसान होता है। 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, कम होती जाती है एनर्जी। ठीक है, ओके। चलिए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैव संचयन में संग्रहित प्रदूषकों का स्थानांतरण जब अगले पोषण स्तर के जीवों में होता है, इन प्रदूषकों की मात्रा और सांद्रता में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। अब जरा समझिएगा, आप क्या करते हो, कोई भी खाद है, खाद मतलब फर्टिलाइज़र, आप गए खेतों में, आपने मिला दिया, खेतों में पानी भरा, पानी कहीं ना कहीं तो बह के मेढ़ों से हो करके कहाँ पे जाएगा, जहाँ ढलान होगी वहाँ पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। अब वो क्या हुआ, जितने भी आपके जो ढलान में पानी गया, पानी के साथ में खाद भी गई। अब वो जहाँ मान लीजिए एक तालाब में गया, अब वो तालाब में जा करके वो एकत्र हो गए। अब उनको वहाँ खाद भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है। तो वहाँ पर जो फालतू के पौधे होते हैं, लाइक जलकुंभी की बात की जाए, तो वो ऐसे में पनपेंगे कि नहीं पनपेंगे, बड़े होंगे कि नहीं होंगे। खाद भी मिल रही, पानी भी मिल रहा है वहाँ पे, मान लो पानी था भी, फिर भी खाद तो मिल रही ना उनको। तो ऐसे में क्या होगा कि उनमें जो उनकी प्रदूषकों, अब ऐसे में धीरे धीरे क्या होगा, वो वहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। कहते हैं प्रदूषकों की मात्रा और सांद्रता में वृद्धि होती जाए। तो जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है? जीव पेड़ पौधा, जो पानी वाला पेड़ पौधा है, मतलब जीवन है जलकुंभी में कि नहीं है। आवर्धन मतलब बढ़ना, जलकुंभी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो यही बायोमैग्निफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, उनकी सांद्रता, कंसंट्रेशन में वृद्धि। अब आपने यहीं से सुना होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बीओडी, और ये क्या होता है इसको अलग से वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उसमें बायोमैग्निफिकेशन एक बार फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च पोषण स्तर के जीवधारियों में इन प्रदूषकों की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, पहले कम था, वो धीरे धीरे अगले अगले स्तर पर एकत्र होता चला गया ना, और लास्ट वाले में सबसे ज़्यादा होगा। बहुत अच्छी बात है। जैव आवर्धन के कुछ बातें यहाँ पर और बताई हुई हैं, देखिएगा। कहते हैं कि जैव आवर्धन तभी होगा जब प्रदूषक वसा में घुलनशील और जैविक रूप से सक्रिय हों। तो अभी यहाँ पर देखिए, DDT भी दिया हुआ है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का भी नाम दिया हुआ है, बीओडी का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी दिया हुआ है। तो ये जो जैव आवर्धन है, इसको लेकर के हम अलग से वीडियो में, जैव आवर्धन क्या होता है आपका, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, आपका बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, इसको भी लेकर के हम अलग से बात करेंगे, जिससे कि आपको उस एक वीडियो में वो सारी बातें, वो कॉन्सेप्ट समझ में आए कि क्यों हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड हो जाती है या पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आपका 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम भी दिया हुआ है, 1942 में लिंडमान करके लिखा है। लिंडमैन ने इस नियम को दिया था। कहते हैं जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर बढ़ते हैं तो ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। एक बढ़िया से चित्र में देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि वास्तव में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है और प्रवाह एक दिशीय होता है, हमेशा याद रखिएगा।
ठीक है। तो यहाँ से जो ऊर्जा थी आप देखिएगा तो ये कहते हैं अगर यहाँ पर आपका देखिए 100 जूल 990 करके आपका लिखा हुआ है, ऊर्जा का क्षय कितना हुआ 10 जूल आगे गया, 100 नहीं है आपका जो है 1000 है, ठीक है। फिर 990 जूल ऊर्जा का जो है ऐसे में क्षय हुआ, 10 जूल आपका इधर गया, फिर 1 जूल इधर गया। देखिए बहुत अच्छे से एक एक स्टेप पर उन्होंने बताया हुआ है। ऊर्जा का मापन जूल में करते हैं इसलिए जूल करके लिख दिया है यहाँ पे, आपकी समझ के लिए बताया हुआ है कि 10 जूल ऊर्जा उपलब्धता भोजन के रूप में है। फिर 10 जूल ऊर्जा कहाँ पे है, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर पर, इसका 10% आगे जाएगा तो 10 का 10% 1 होता है जो कहाँ जाएगा आपका शाकाहारी पर, फिर 1 का 10% कहाँ जाएगा आगे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 10% ऊर्जा जो है वो हानि होती जाती है अलग अलग स्तर पर। तो उम्मीद आशा है कि आज तीनों प्रकार के आपने जो है जो पिरामिड थे वो आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिएगा। ये हमारे पुनर्वलन का काम करता है, ऐसे ही वीडियोस हम बीच बीच में आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आप जो भी टॉपिक समझना चाहते हैं ऐसे में कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर दीजिए, उस पर वीडियो बना करके आपको ज़रूर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।